होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसका आईपीओ खुलने वाला है, जो कि 31 ऑफ अक्टूबर से 2 ऑफ नवंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। सो इस आईपीओ की डिटेल्स अगर पहले हम लोग देख लेते हैं, तो ये जो प्राइस लेके आए हैं वो 324 का कट ऑफ प्राइस लेके आए हैं। और इस आईपीओ के थ्रू ये 365 करोड़ रुपए उठाना चाह रहे हैं, जो कि कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी जो है 4 करोड़ 12 लाख शेयर्स जो हैं इस प्राइस के ऊपर में इसके जो इन्वेस्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं सब मिक्स में ही बेच रहे हैं बहुत सारे शेयर्स। सो 1 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स होते हैं वो तो ये नए जारी करके जो पैसे इकट्ठे होंगे वो कंपनी के पास में जाएंगे। बाकी 4 करोड़ की जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के अंदर में बेच रहे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स हैं। सो जितने कंपनी के पास में है उसके 4 गुना ज़्यादा शेयर्स बाहर बेचे जा रहे हैं प्रमोटर्स द्वारा। तो एक नेगेटिव पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लिस्टिंग गेंस की अगर बात सॉरी लिस्टिंग डेट की अगर बात करें तो 10 नवंबर के बाद में इस जो स्टॉक है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग हम लोग कर पाएंगे। अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 10% पॉजिटिव के आसपास में चल रहा है, जो कि अभी कुछ खास नहीं है। इसके पीछे रीज़न बताता हूँ क्यों खास नहीं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेटेड है, बनाया हुआ नंबर है। क्योंकि जो लीड मैनेजर्स हैं जो आईपीओ को लेके आ रहे हैं ये वही लोग हैं जो कि पेटीएम मोस्टली वही लोग हैं जो कि पेटीएम के अंदर में भी इन्होंने सपोर्ट किया था। सो पेटीएम भी हम लोग जानते हैं खराब कंपनी थी, और ये भी हम जानते नहीं है, पता है, दिख रहा है खराब ही है। नेक्स्ट हम लोग क्यों खराब बता रहे हैं इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। अब ये वही कंपनी है मामाअर्थ, जो आपने नाम सुना था कुछ टाइम पहले। ये 24,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही थी, जिसकी काफ़ी बदनामी हुई थी मार्केट में कि आप लोग इन्वेस्टर्स को इस कैसे लूट सकते हो जब आप खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। तो इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश की थी उसी ईयर के अंदर में, बट नेक्स्ट ईयर अगेन इन्होंने नुकसान बुक किया है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने नुकसान दिखाया है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो सबसे बड़ी वेबसाइट है जो कि आईपीओ की इन्फॉर्मेशन हर इंसान कलेक्ट करता है, जहाँ से वो नाम है चित्तौड़गढ़.com। इस आईपीओ के ऊपर भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो आप ध्यान से देख पाएंगे 31 ऑफ मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का ही डेटा है, जहाँ पर कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। जबकि इन्होंने भी अपडेट नहीं दिया है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है कि जो इस वेबसाइट के ओनर्स हैं उन्होंने जो पब्लिक का भरोसा है उसके साथ में साथ खिलवाड़ किया है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है क्योंकि ये पूरा कार्टेल है इनका। तो मेरे को अगर पर्सनली अगर बोला जाए तो मेरा पर्सनल व्यू है ऐसा कि जहाँ पे भी लोगों का भरोसा होता है तो वो हमेशा आज तक बिकता आया है, बिक रहा है और बिकता रहेगा। सो अपना भरोसा मत दिखाइए किसी के ऊपर में। अपना दिमाग रखिए, बट रिसर्च करने के हिसाब से बस कीजिए, बट आगे आप कंफर्म ज़रूर कीजिए इन्फॉर्मेशन को हर जगह से। जैसे कि इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है, हो सकता है ये अपना बहाना निकालेंगे, अपडेट नहीं किया है अभी, फ्यूचर में कर देंगे। तो बाकी सभी का तो कर देते हो, अभी क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं कर रहे? तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि अगर आप जो रिसेंट रिजल्ट है जो कि मार्च 2023 का रिसेंट रिजल्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। वहाँ से हमें एक क्लियर अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नुकसान कर रही है। तो यहाँ पे 2023 में इनकी सेल तो अच्छी खासी बढ़ी है, लगभग 50% से भी ज़्यादा इनकी सेल बढ़ी है। बट जो नुकसान है, नेट प्रॉफिट है, वो नुकसान है 150 करोड़ का। और इसके जस्ट पिछले एक साल जो है 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और उसके जस्ट पिछले साल 133 करोड़ का नुकसान था। सो कंपनी की सेल बढ़ रही है बट उसके साथ नुकसान भी बढ़ रहा है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि कंपनी की जो क्वार्टर सेल है वो भी अच्छी खासी बड़ी है। तो इस क्वार्टर सेल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर में, तो ये 1700 करोड़ के आसपास में जो है टोटल ओवर ईयर पूरे साल की जो सेल है वो जाने की उम्मीदें हैं 17 करोड़ के आसपास, 1700 करोड़। और नेट प्रॉफिट्स हैं वो तो जब ईयर खत्म होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगले किसी क्वार्टर में नुकसान बुक कर दें, क्योंकि इस क्वार्टर तो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। इसी के साथ में कितना कैश कंपनी के अंदर में, क्योंकि आप एक तो बिजनेस से पैसा जनरेट करते हो और कितना पैसा एज ए कैश आपके पास में था, क्योंकि बाकी हो सकता है उधारी पे रहे, क्रेडिट पे चल रहा है पूरा का पूरा माल। तो यहाँ पर कैश की फॉर्म में इनके पास में पैसा जो है आया नहीं है, और इनफैक्ट 51 करोड़ रुपए गए हैं। सो कैश आया नहीं है, नुकसान हुआ है, और कैश भी नहीं है। तो नुकसान होगा तो कैश तो होगा ही कहाँ से? बट कई बार क्या होता है, पुरानी जो उधारी होती है वो रिकवर होती है तो कैश आ जाता है, बट नुकसान चलता रहता है। तो यहाँ पे नुकसान भी हुआ है और कैश भी नहीं है। और अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करते हैं कि आज की हालत क्या है इस कंपनी की, तो है जिसकी वजह से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कंपनी किस पोजीशन पर खड़ी है फाइनेंशियली। तो अगर उसकी बात करें तो पूरी बैलेंस शीट की जो साइज़ है इनकी वो है 1000 करोड़ के आसपास की, 1048 करोड़ की। अब ये जो बनी किस हिसाब से, मतलब ये पैसा कहाँ से आया है 1048 करोड़, और कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, अगर उसकी थोड़ी-सी डिटेल में बात करते हैं, तो यहाँ पे इसमें से 638 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो तो इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो कि विद टाइम कंपनी मतलब सॉरी इन्वेस्टर्स, क्योंकि कमाया तो कुछ है ही नहीं ना अभी तक। सो इन्वेस्टर्स ने पैसा जो लगाया है वो पैसा है 638 करोड़ रुपीज़, तो जो टोटल इक्विटी की फॉर्म में है। उसके बाद में बाकी जितना भी पैसा है वो किसी न किसी तरीके से उधारी का पैसा है, या तो वो क्रेडिटर्स का पैसा है या फिर लोन लेके पैसा है। सो बाकी सारा का सारा उधारी का पैसा है। सो 638 करोड़, उसके बाद में पीछे कितने बचते हैं, लगभग यही 300 400 करोड़ के आसपास में बचते हैं, तो 400 करोड़ की उधारी है।
तो कंपनी के ऊपर लोन तो टोटल इक्विटी के मुकाबले डेट टू इक्विटी रेशियो जो है बेसिक मतलब जितना होना चाहिए उसके अंडर में ही है, तो इतना बुरा नहीं है। अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ पर है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सो किस फॉर्म में लगाया हुआ दिखाया गया है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर एक 100 करोड़ के आसपास तो इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में दिखाया गया है, गुडविल की फॉर्म में दिखाया गया 52 करोड़, जो कि गुडविल की फॉर्म में इससे एक साल पहले 200 करोड़ के लगभग मतलब 188 करोड़ के आसपास में दिखाया गया था, जो कि गुडविल अब कम हो गई है, जो कि 52 करोड़ की रह गई है, लगभग मतलब 25-75% टूट गई है गुडविल की वैल्यू इनकी। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो है पहले 127 करोड़ थी, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी घट गई है। ये हो सकता है कोई लाइसेंस वाइसेंस वगैरह मतलब एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। 757 करोड़ की राइट टू एसेट यूज मतलब उधारी के ऊपर में कोई रेंट पे दुकान वगैरह कोई हॉल कुछ ले रखा होगा रेंट के ऊपर में, तो वो राइट टू यूज एसेट्स के अंदर में आते हैं। बाकी अगर इनके पास में देखा जाए तो टैक्स की फॉर्म में मतलब एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने पे कर रखा है, तो टैक्स क्या ही पे कर रखा है क्योंकि नुकसान ही नुकसान बुक किया हुआ है, तो टैक्स वापस ही लेते हैं कि वो कई बार टीडीएस वगैरह कट जाता है, तो वो वापस ये रिकवर करते हैं, तो ये इसको उस फॉर्म में आ जाता है जो कि हम बोलते हैं एसेट्स, मतलब टैक्स एसेट की फॉर्म में इनके पास में पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री पड़ी हुई है, माल पड़ा हुआ है 141 करोड़ का, एंड इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है 281 करोड़ का, जो कि म्यूचुअल फंड वगैरह में कर रखा है। तो बिजनेस में इनको मतलब इनकी जो पूरी बैलेंस शीट है उसका लगभग 30% के आसपास या 25-30% के आसपास जो पैसा है वो ये खुद लोग म्यूचुअल फंड में लगा के बैठे हुए हैं। अरे बिजनेस में लगाओ भाई, म्यूचुअल फंड में क्या कर रहा है आपका पैसा, कम ऑन यार। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर डिबेंचर्स हो गया, किसी गवर्नमेंट का हो गया, किसी दूसरी कंपनी का डिबेंचर हो गया, तो क्या खुद का बिजनेस चला रहे हो कि ये सब तो हम ही कर लेंगे अपने ही पैसों से। गजब बेवकूफ़पंती है। और ट्रेड रिसीवेबल्स बाकी जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में 138 करोड़। तो बैलेंस शीट तो मुझे इतनी कुछ खास पसंद आई नहीं, दो रीजंस की वजह से। एक तो पैसा का जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, ठीक है। दूसरा मोस्ट ऑफ द जो पैसा है 100 करोड़, 57 करोड़, सॉरी ये 52 करोड़, ये पैसा पड़ा हुआ गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में इनके पास में पड़ा हुआ है। और तो अब लगभग अगर देखा जाए तो इनका 50% जो पैसा है ना वो ऐसी फॉर्म में पड़ा हुआ है जो कि कंपनी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी काम नहीं आ रहा है, कंपनी को ग्रोथ में किसी तरीके से काम नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मेरे को इतनी कुछ खास बैलेंस शीट लगी नहीं, कमाई कुछ खास कर नहीं रहे, कैश फ्लो की बैंड बजी पड़ी है। इसी के साथ में और ये हमने जैसे भी बात किया था कि ये पहले भी ट्राई कर चुके हैं अपने आईपीओ लेंगे, धजिया उड़ गई थी मार्केट में, तो इन्होंने आईपीओ को वापस खींच लिया था अभी फिर से, क्योंकि अब मामा अर्थ के नाम से इनकी धजिया उड़ी थी, तो अभी होनासाल कंज्यूमर्स के नाम से ये अपना आईपीओ लेके आए हैं ताकि बेइज्जती थोड़ी कम हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका 37% स्टेक है आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद में ये और भी कम हो जाएगा। तो जो लोग मालिक हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी वो खुद ही इसमें बहुत ही कम मालिकाना हक रखेंगे, ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट रह जाएगा। सो यहाँ पे काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को इसके अंदर में लगाने में थोड़ी सी झिझक हो रही है। नेगेटिव पॉइंट्स को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक तो चित्तौड़गढ़.com की जो वेबसाइट के ऊपर अनएथिकल प्रैक्टिस है ये वाली, पूरी इन्फॉर्मेशन ना दिखाना, ठीक है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक काफ़ी कम है कंपनी के अंदर में। कंपनी रेगुलरली नुकसान कर रही है और इस ईयर भी इन्होंने नुकसान किया, क्वार्टर में जरूर प्रॉफिट किया है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है माइनस में चल रही है, -23%, मतलब नुकसान ही नुकसान खा रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ उड़ा रही है। और इन्वेस्टर्स इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनको आगे किसी और के ऊपर शेयर्स डंप करने का मौका मिल जाएगा, तो वो तो कमा के निकल जाएंगे, अल्टीमेटली पब्लिक का ही सर फूटना है इसमें। तो इसलिए वो पैसा लगाते हैं कि अल्टीमेटली हमें क्या मतलब है, नुकसान करे तो करे, हमें तो हमारे शेयर्स बिक जाएंगे और वो भी प्रॉफिट में बिक जाएंगे। और इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो इन्वेस्टर्स और जो प्रमोटर्स शेयर्स बेच रहे हैं उनको वो शेयर कितने में खरीदने को मिला था। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये दो, वरुण अलग एंड गजल अलग, ये तो दो प्रमोटर्स हैं, तो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, तो इनका तो नेग्लिजिबल प्राइस है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट ही किया है। बाकी ये जितने भी हैं ये इन्वेस्टर्स हैं, जैसे फायर साइड वेंचर्स फंड्स, इसको ₹7.33 में एक शेयर मिला है और बेचने का मौका मिल रहा है इनको कितने में, ₹324 में। सो 50 टाइम्स इनको कमाने का मौका, बिल्कुल, जबकि इनको पता है कि कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है, बट क्या करना है, पैसा 50 गुना हो रहा हो तो कौन देखता है कमाई कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा सॉफिना, इसका 112 का जो एवरेज प्राइस है बाइंग वो आया है, 300 में 3 गुना पैसा हो गया। और 2021 में इन्होंने पैसे लगाए हैं, सो 2 साल के अंदर में 3 गुना पैसा, नॉट अ बैड डील, राइट। ये सेटेलरीज, इनका ₹7, इसका ₹3, इसका ₹6, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनको अच्छी खासी मतलब ₹10 से कम में ही शेयर मिला हुआ है, क्यों नहीं यार, कम। ठीक है, अल्टीमेटली किसका डूबेगा पैसा, पब्लिक का। और पब्लिक क्या है, महान है, महान पब्लिक, क्योंकि पब्लिक अपना पैसा लगाने से पहले देखती नहीं है कहाँ लगा रही है, यदि किस्मत पे चलते हैं वो या फिर मैनेजर पे चलते हैं, सूट बूट पहन के कुछ भी बोल दो उनको वो मान लेते हैं। अरे यार, वी नीड टू चेंज दैट।
सो फाइनली यही हमारी एडवाइस है कि इग्नोर दिस, एंड मोस्टली आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाए जब आप लीड मैनेजर्स की फॉर्म में इनको देखते हैं। इनको आप लीड मैनेजर की फॉर्म में देखें तो ये समझ लीजिए 50% शेयर्स ही चलते हैं, बाकी नहीं चलते हैं। एंड नेक्स्ट एक तो ये आयरन एनर्जी का जो स्टॉक है वो आज खुला था, उसका आईपीओ ओपन हुआ था, वो 5% नेगेटिव में हुआ। उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो इंटरनेशनल जो मार्केट में है उसमें नेचुरल गैस का जो प्राइस है, क्योंकि आयरन एनर्जी का जो मेन प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल वो नेचुरल गैस है, उसका प्राइस बढ़ गया है। सेकेंडली उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी प्राइसेज जो हैं, जब आईपीओ आया था और आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बीच में लगभग 15% से शेयर टूट गए हैं। और टोटल ओवरऑल जो मार्केट है निफ्टी वो खुद भी अच्छा खासा टूट गया है पिछले 5 4 5 दिनों के अंदर में। सो अगर देखा जाए तो आप ये जो आईपीओ स्ट्रेटेजी जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उस आईपीओ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। वो इसीलिए बनाई गई है कि किसी भी टाइप का कुछ हलचल स्टॉक मार्केट में ऐसी होती है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हो, तो हम जल्दी या कम नुकसान में वहाँ से निकल पाए, राइट। तो उसका यूज़ कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल। एंड वो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी थी आयरन एनर्जी, वो फ्यूचर के अंदर में अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आसपास में ही उसकी वैल्यू है। सो फ्यूचर में कमा सकती है वो, अच्छा वैल्यू है उसके अंदर में, ठीक है। एंड फाइनली सी यू टुमारो।